गुड मॉर्निंग। मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा, उदयपुर। आज का अपना टॉपिक है लोकसभा। और लोकसभा जैसे कि आप जानते हैं कि ये यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पूर्व के भागों में हमने लोकसभा की शक्ति एवं कार्यों के ऊपर चर्चा किया था और इसके विपक्ष में भी तर्क दिए थे। आज हम लोकसभा के पक्ष में तर्क देंगे। लोकसभा के पक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क इसलिए दिए थे क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति नेगेटिव तत्वों की ओर अधिक होती है। मानव जो स्वभाव है कि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो उसमें मनुष्य अधिक रुचि देता है। अगर हम किसी अच्छाइयों के बारे में चर्चा करें या किसी को हम अच्छाइयों के बारे में व्याख्यान करें तो व्यक्ति उसमें रुचि नहीं लेते। इसलिए मैंने पहले के भाग में उसके विपक्ष में तर्क दिए थे जिससे कि उस चीज को आसानी से समझा जा सके। आज हम इसके पक्ष में तर्क देंगे। विपक्ष के तर्कों के आधार पर हम जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचे थे कि इस सदन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा एक शक्तिहीन सदन या हम कह सकते हैं कि अनुपस्थित सदन या हम कह सकते हैं कि एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो मध्ययुगीन, रूढ़िवादी या पुरातनपंथी या प्रगतिशील विचारों का विरोधी है। लेकिन इन आधारों पर हम लोकसभा को समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि आज भी लोकसभा का महत्व है वर्तमान समय में। तो इसके पक्ष में जो तर्क दिया जाता है लोकसभा के में, पहला कि ब्रिटिश जाति का रूढ़िवादी स्वभाव। ब्रिटिश नागरिकों के बारे में कहावत प्रचलित है कि अंग्रेज रूढ़िवादी हैं और वो अपनी प्राचीन संस्थाएं, प्राचीन परंपराओं से प्रेम करते हैं या उनका लगाव रहता है। ऐसा नहीं है। अंग्रेज या ब्रिटिश जाति जब तक कोई भी संस्था है, चाहे वो हम कहें कि राजा का आज पद है, हालांकि लोकतंत्रीय प्रणाली में राजा के पास वे अधिकार नहीं है, वे विशेष अधिकार नहीं है जो पूर्व के राजाओं को प्राप्त थे। आज राजा एक शक्तिहीन पद है, इसलिए ब्रिटिश जाति को उससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, ना राष्ट्र विकास में बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो प्राचीन एक धरोहर, एक प्राचीन जो संस्था है, एक पद है,
उसको बनाए रखा हुआ है, क्योंकि उससे ना तो ब्रिटिश समाज को कोई नुकसान है, ना ब्रिटिश राष्ट्र के विकास में कोई बाधा उत्पन्न होती है। इसी तरह आज हम कह सकते हैं कि जो लॉर्ड सभा है वो उतना हानिकारक नहीं है कि राष्ट्र के विकास में या जनता के विकास में बाधक सिद्ध होता हो। दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र में द्वितीय सदन की आवश्यकता। नेक्स्ट जो तर्क दिया जाता है कि लोकतंत्र में द्वितीय सदन की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम रूस, फ्रांस की जो क्रांतियों के द्वारा द्वितीय सदनों को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर द्वितीय सदन की आवश्यकता हुई और वहां द्वितीय सदन का गठन किया गया। तो ये हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की भी एक मांग है, उसके अनुकूल द्वितीय सदन का होना आवश्यक है। तीसरा है जो पक्ष में तर्क दिया जाता है कॉमन सभा का जल्दबाजी में विधेयकों को पारित करना। कि हम देखते हैं कि अगर लोकसभा को समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर कॉमन सभा जल्दबाजी में किसी भी विधेयक को पारित कर सकती है। जो जल्दबाजी के ऊपर जो अंकुश लगाया जाता है लोकसभा के द्वारा, क्योंकि लोकसभा की जो शक्तियां हैं वो 1911 और 1949 के द्वारा सीमित किया गया। 1911 का एक्ट और 1949 का संसदीय एक्ट, ये दो ऐसे एक्ट हैं जिनके द्वारा लोकसभा की शक्तियों को सीमित किया गया। उससे पूर्व हम देखते हैं कि लोकसभा एक शक्तिशाली सदन था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई विधेयक है तो लोकसभा के पास एक माह तक और सामान्य विधेयक को 1 वर्ष तक रोक सकती है या उसके ऊपर पुनर्विचार कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी विधेयक पर पुनर्विचार किया जाता है या कोई संशोधन दिया जाता है तो ये राष्ट्रहित और व्यक्तियों के हित में होता है, इसलिए पुनर्विचार करना भी अनिवार्य है लोकतंत्र में। कि कई बार कॉमन सभा किसी जल्दबाजी में किसी विधेयक को पारित कर दे जो कि राष्ट्र के अनुकूल नहीं हो या व्यक्तियों या समाज के अनुकूल नहीं हो, तो अगर कुछ समय दिया जाता है लोकसभा के लिए तो उसके ऊपर वो गहनता से विचार विमर्श करती है और जो भी सुझाव भेजती है, जो भी संशोधन भेजती है, उसके आधार पर डिसीजन या निर्णय कॉमन सभा लेती है। नेक्स्ट, अगला जो पक्ष में तर्क है कॉमन सभा के कार्य की अधिकता एवं कार्यों में अधिकता एवं समय का अभाव।
कि कॉमन सभा के पास कार्यों की अधिकता होती है, उसके पास समय का अभाव है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि लोकसभा के द्वारा जो विधेयक तैयार किए जाते हैं वो कॉमन सभा के लिए सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं कॉमन सभा के पास कार्यों की अधिकता है और दूसरा समय का अभाव है। ऐसी स्थिति में जो कॉमन सभा के लिए जो मददगार है, एक जो सहायक जो संस्था है वो लोकसभा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है अगला, संवैधानिक स्थिति। अगला जो तर्क दिया गया है लोकसभा के पक्ष में, संवैधानिक स्थिति। क्योंकि आज ब्रिटेन के अंदर हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रूप में हम कह सकते हैं जो लोकसभा के जो 9 लॉर्ड्स हैं, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि अपील करने का जो अधिकार है ब्रिटेन में वो लोकसभा है। अगर लोकसभा को समाप्त कर दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थिति है उसका संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए वहां पर जो सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जो कार्य किए जाते हैं वो लोकसभा के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है वो है लोकसभा की अहानिकारक स्थिति। वर्तमान में हम कह सकते हैं कि समकालीन में लोकसभा की जो स्थिति है वो ब्रिटेन में हानिकारक नहीं है। क्योंकि लोकसभा की जो शक्तियां थी वो 1911 और 1949 के जो संसदीय अधिनियम है इनके द्वारा इसकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया। 1911 की हम कह सकते हैं कि जो संसदीय अधिनियम है इसकी वित्तीय शक्ति को सीमित किया गया और 1949 का जो संसदीय अधिनियम है उसके द्वारा सामान्य जो विधेयक संबंधी जो अधिकार थे लोकसभा के पास उनको सीमित कर दिया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज लोकसभा इतनी शक्तिशाली सदन नहीं है कि वो राष्ट्र के विकास में या जनता के विकास में आबुद्ध या बाधक सिद्ध हो सके। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के लिए सहायक। अगला जो इसके पक्ष में तर्क दिया गया है कि यह संस्था या लोकसभा प्रधानमंत्री के लिए सहायक संस्था है। क्योंकि लोकसभा में विद्वान सदस्यगण या हम कह सकते हैं कि जो भूतपूर्व जितने भी जो प्रधानमंत्री हैं या हम कह सकते हैं कि भूतपूर्व सेना के सेनापति हैं या भूतपूर्व उच्च पदाधिकारी हैं या धर्म अधिकारी हैं
या उद्योगपति है, या शिक्षा के क्षेत्र से है, या विज्ञान के क्षेत्र से है, इत्यादि क्षेत्र। इसमें सदस्य बैठते हैं, क्योंकि इसमें विद्वानों का गढ़ भी कहा जाता है, या विद्वानों का भंडार भी लॉर्ड सभा को कहा जाता है। नेक्स्ट है सहायक संस्था के रूप में लॉर्ड सभा को कॉमन सभा की एक सहायक संस्था के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कॉमन सभा के जो कार्य हैं और उन कार्यों में जो सहायता लॉर्ड सभा के द्वारा की जाती है, कि कुछ ऐसे विधेयक या सामान्य विधेयक लॉर्ड सभा के सदस्य लॉर्ड सभा में पारित करके ना उनको कॉमन सभा में भेजते हैं। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि लॉर्ड सभा कॉमन सभा के लिए एक सहायक संस्था के रूप में भी कार्य करती है। धन्यवाद।